क्या आपने कभी ऐसी रात का सामना किया है जहां खेल खेल में शुरू हुई एक चीज आपकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाए? हम चार दोस्त सिर्फ रोमांच के लिए मजाक मजाक में एक उइजा बोर्ड लेकर एक सुनसान जंगल में पहुंचे थे। हमें लगा था कि ये बस एक और डरावना गेम होगा, कुछ हंसी मजाक, कुछ फर्जी मूवमेंट और फिर घर वापसी। लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था, क्योंकि इस बार जवाब हम नहीं दे रहे थे, कोई और हमें सवाल पूछ रहा था। मैं और मेरे दोस्त पहली बार उइजा बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बार बार लोगों से कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहा है। मैं इस पोस्ट के जरिए आज रात की घटनाओं को लिख रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। शहर का एक छोटा सा हिस्सा जहां मैं और मेरे दोस्त रहते हैं, आमतौर पर भूतिया माना जाता है। और अगर आप अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं भी करते, तब भी वो जगह थोड़ी डरावनी तो लगती ही है। मैं अपना लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि अजीबोगरीब घटनाएं और रहस्यमयी मौतें यहां आम बात है। ज्यादातर लोग ऐसे माहौल से जितनी जल्दी हो सके दूर भागना चाहते हैं, लेकिन मेरे और मेरे दोस्तों जैसे लोगों के लिए, जिन्हें डरावनी चीजें बहुत पसंद हैं, ये सब एक तरह का एडवेंचर है। हमारी हैलोवीन पार्टियां कमाल की होती हैं। हमारी ज्यादातर नाइट्स में कोई ना कोई डरावना गेम जरूर होता है। और अगर शुक्रवार की रात कुछ करने को ना हो, तो हम किसी भूतिया जगह पर घूमने निकल जाते हैं। कब्रिस्तान, सुनसान इमारतें, डरावने जंगल, सब कुछ। अब वापस चलते हैं आज की कहानी पर। मैं और मेरे तीन सबसे करीबी दोस्तों ने उइजा बोर्ड ट्राई करने का फैसला किया। क्या हम इसे किसी घर के अटारी में करने वाले थे? नहीं, वो बहुत आम बात होती। हमने तय किया कि हम शहर के एक ऊंचे हिस्से में बने एक पुराने छोड़े हुए ट्री हाउस में जाएंगे, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। सोचो, इससे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है। हम वहां चढ़कर पहुंचे, एक डरावना थीम वाला मैट बिछाया, कुछ मोमबत्तियां जलाईं और उइजा बोर्ड निकाल लिया। मैंने पहले कभी उइजा बोर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैं काफी उत्साहित था। हमने तय किया कि हम सारे नियम तोड़ेंगे, ना कोई सेयांस करेंगे, ना ही किसी स्पिरिट के साथ खास सम्मान दिखाएंगे। हम बस जो मन में आए वो पूछेंगे। हमें लगा कि अगर कुछ होना होगा तो इसी तरह होगा। हम सब गोल घेरा बनाकर बैठे और अपने हाथ प्लैंचेट पर रख दिए। पहला सवाल था, क्या यहाँ कोई आत्मा मौजूद है? कोई जवाब नहीं मिला। प्लैंचेट को हमने थोड़ा बहुत हिलाया, लेकिन साफ लग रहा था कि हम ही उसे चला रहे हैं। हमने और भी सवाल पूछे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कब मरे? लेकिन कुछ भी खास नहीं हुआ। करीब आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि आज शायद हमारा नसीब साथ नहीं दे रहा। फिर हमने फैसला किया कि वहीं ट्री हाउस में बैठकर डरावनी कहानियां सुनते हैं। उइजा बोर्ड हमने वहीं रखा, इस उम्मीद में कि शायद बाद में कुछ हो जाए। हमारी कहानी सुनाने के बीच में जब सब लोग अपने बैग से ड्रिंक्स और स्नैक्स निकालने में लगे हुए थे, तब मैंने सोचा कि एक बार फिर से ओइजा बोर्ड ट्राई करता हूं। मैंने अकेले ही अपना हाथ प्लैंचेट पर रखा और धीरे से पूछा, क्या आप आज रात अपनी मौजूदगी से हमें सम्मानित करेंगे? हैरानी की बात यह थी कि प्लैंचेट हिलने लगा। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको खुद ही एहसास हो जाता है कि कब कोई चीज अपने आप हिल रही है और कब आप खुद ही अनजाने में उसे धक्का दे रहे होते हैं। इस बार ये बिल्कुल असली लगा। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये बेहद रोमांचक था। मेरा हाथ खुद ब खुद इन अक्षरों पर गया, YES। कमाल। मैंने तुरंत अपने दोस्तों की तरफ देखा और उन्हें बताया कि ओइजा बोर्ड फिर से काम कर रहा है। हम सब उत्साह में उसके आसपास इकट्ठा हो गए और सब ने मिलकर प्लैंचेट पर हाथ रख दिया। मैंने अगला सवाल पूछा, तुम कहां से हो? हम सब उत्सुकता से जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ।
प्लैंचेट बिल्कुल स्थिर था। साफ महसूस हो रहा था कि कोई भी बाहरी ताकत वहां मौजूद नहीं है। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने दोस्त केविन से पूछा, तू अकेले ट्राई करना चाहता है? मेरे साथ तो काम कर रहा था। केविन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। हम सब पीछे हट गए ताकि उसे थोड़ी जगह मिल सके। उसने प्लैंचेट पर हाथ रखा और मेरा सवाल दोहराया, तुम कहां से हो? अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसका हाथ अपने आप प्लैंचेट के साथ चलने लगा। वो हमारी तरफ देखकर बिना आवाज के बोला, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैंने भी उतने ही उत्साह से जवाब दिया, मुझे पता है। मैंने तुरंत अपना नोटपैड निकाला और जैसे जैसे प्लैंचेट अक्षरों पर जा रहा था, मैं जवाब लिखता गया। जवाब था NOTIMPORTANT। मजेदार, एक ऐसा आत्मा जिसमें थोड़ा एटीट्यूड भी है। मैंने केविन से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए, क्योंकि मैं एक आखिरी सोलो सवाल पूछना चाहता था। मैं ओइजा बोर्ड के पास गया और पूछा, तुम सिर्फ तभी जवाब क्यों दे रहे हो जब हम में से कोई एक अकेले इसका इस्तेमाल कर रहा होता है? एक बार फिर प्लांचेट मेरे हाथ के साथ बिना किसी रुकावट के चलने लगा। इस बार ये पहले से भी तेज था, इसलिए मैं अक्षरों को जोर जोर से बोल रहा था और मेरी एक दोस्त एलियोनोरा उन्हें मेरे नोटपैड पर लिख रही थी। जवाब था ONEATATIME, वन एट अ टाइम। ठीक है, समझ में आया। मैंने स्पिरिट का धन्यवाद किया। मेरा हाथ अब भी प्लांचेट पर था। तुम्हारे जवाबों के लिए शुक्रिया दोस्त। तभी मुझे हैरानी हुई। मेरे और उस आत्मा के बीच जैसे कोई अजीब सा तालमेल बन गया हो। मुझे खुद ब खुद प्लांचेट को फिर से चलाने का मन हुआ। इस बार ये अब तक की सबसे तेज गति से अक्षरों पर घूमने लगा। TELLEVERYONEELSE Tell everyone else to leave. मेरे दोस्त मुझे शक भरी नजरों से देखने लगे जब मैं एक एक करके अक्षर बोल रहा था। तुम पक्का ये जानबूझकर नहीं कर रहे हो? एलियोनोरा ने पूछा। मैंने उसे भरोसा दिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसी स्पिरिट का जवाब था। इस समय तक ये मेरी जिंदगी का सबसे साफ और असली लगने वाला अलौकिक अनुभव बन चुका था और मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्साहित था। मेरे दोस्त, जो आमतौर पर बिल्कुल नहीं डरते थे, इस बार थोड़े असहज हो गए थे। एलियोनोरा और मार्टिन के चेहरे पर हल्का सा डर साफ दिख रहा था, लेकिन केविन अभी भी साथ देने को तैयार था। देखते हैं आगे क्या होता है, केविन ने कहा और वो ट्री हाउस से नीचे उतरने लगा। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ एलियोनोरा और मार्टिन भी उसके पीछे पीछे नीचे चले गए। कमाल, ये रात सच में डरावनी बनने वाली थी। अब वहां सिर्फ मैं था, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, चारों तरफ सन्नाटा और मेरे सामने ओइजा बोर्ड। मैंने खुद को अगले सवाल के लिए तैयार किया। इस बार मैं पीछे हटने वाला नहीं था। स्पिरिट, मेरी मौत कैसे होगी? मैंने गहरी सांस ली और जवाब का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे, DEPENDS, डिपेंड्स। दिलचस्प जवाब, लेकिन थोड़ा अधूरा। मैंने अगला सवाल पूछने के लिए खुद को ओह, कम ऑन स्पिरिट, थोड़ा और स्पष्ट बताओ। मेरा हाथ फिर से प्लैंचेट के साथ चलने लगा। मैं ध्यान से अक्षरों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस बार लिखने वाला कोई नहीं था। W
HATISYOURNAME। What is your name? अजीब, इसने मेरे सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मुझसे ही मेरा नाम पूछ लिया। ठीक है, सब कुछ जानने वाले स्पिरिट, मुझे लगा था तुम्हें यह पहले से पता होगा। मैंने उसे ट्रिक करने की सोची। मेरा नाम बेले है। प्लानचेट फिर से हिला और अक्षरों पर गया। DONOTLIE। डू नॉट लाई। अच्छा खेला स्पिरिट। मैंने अपना असली नाम बताया, जेनिफर, और अगला जवाब देखने लगी। WHATISYOURFAVORITEFOOD। What is your favorite food? इस बार मैंने सच बोलने का फैसला किया। मुझे डोनर बहुत पसंद है। उइजा बोर्ड का जवाब CORRECT। करेक्ट। मैं अभी इस बात को समझ ही रही थी कि आखिर सवाल कौन पूछ रहा है, तभी उसने एक और सवाल पूछा। WHAT is your BIGGESTFEARDONOTLIE? What is your biggest fear? Do not lie। ये सवाल सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मुझे लगा था कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे जवाब देने में वक्त लगा। आखिरकार मैंने धीरे से कहा, मेरे छोटे भाई के साथ कुछ बहुत बुरा होना। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर THANKYOU, थैंक यू। SENDELAONORA, सेंड एलेनोरा। मैंने स्पिरिट को धन्यवाद दिया और नीचे उतर गई, जहां मेरे दोस्त इंतजार कर रहे थे। मैंने एलेनोरा को बताया कि अब उसकी बारी है। करीब 15 मिनट तक मैं, मार्टिन और केविन ट्री हाउस के बाहर खड़े थे, जबकि एलेनोरा ऊपर थी। हम ड्रिंक्स पीते हुए मेरे अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। जब मैंने बताया कि स्पिरिट मुझसे सवाल पूछ रहा था, तो दोनों हैरान रह गए। कैसे सवाल? केविन ने पूछा। साधारण, जैसे मेरा नाम, पसंदीदा खाना वगैरह। अजीब, ये थोड़ा डरावना है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे लिए ये अब भी रोमांचक था। एलेनोरा ने मार्टिन की तरफ देखा। मार्टिन का सेशन सबसे लंबा चला। हम नीचे खड़े बातें करते रहे। ये थोड़ा ट्रॉमेटिक था, एलियोनोरा ने कहा। सच में, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, केविन बोला। अरे यही तो मजा है, मैंने कहा। इतने सालों से हम कुछ असली सुपरनैचुरल देखना चाहते थे और अब मौका मिला है। लेकिन ये हमसे पर्सनल चीजें क्यों पूछ रहा है? एलियोनोरा ने पूछा। मेरे पास जवाब नहीं था। तभी मार्टिन नीचे आया। उसका चेहरा भी डरा हुआ था। ये काफी अजीब था, उसने कहा। क्या पूछा उसने? मैंने पूछा। मेरा सबसे बड़ा डर, और उसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया। फिर उसने और भी बहुत कुछ पूछा। मेरी जिंदगी का सबसे खुश पल, मैं किससे जलता हूं, मेरे सपने, बहुत सारे सवाल। फिर आखिर में उसने कहा, थैंक यू। मार्टिन ने केविन की तरफ देखा। अब तू जा। केविन ऊपर गया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद ही नीचे आ गया। उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ था। यह गलत है, हमें अभी यहां से निकलना चाहिए, उसने कहा। हम सब हैरान थे। क्या हुआ? हमने पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो बस अपना सामान पैक करने लगा। तुम लोग रहना चाहते हो तो रहो, मैं जा रहा हूं। मार्टिन और एलियोनोरा भी पैक करने लगे। मुझे भी सही नहीं लग रहा, मार्टिन बोला। अरे यार, इतना भी क्या डरना, मैंने कहा। लेकिन वो तीनों जाने लगे। तू आ रहा है क्या? केविन ने पूछा। मैंने मना कर दिया। आखिरकार वो तीनों चले गए।
अब मैं अकेला था। डर लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं वापस ट्री हाउस पर चढ़ गया। मोमबत्तियां अब भी जल रही थीं। मैंने हाथ प्लांचेट पर रखा। तुम हमसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर टू कन्फर्म माई सस्पिशंस, टू कन्फर्म माई सस्पिशंस। किस बात की पुष्टि? प्लांचेट फिर चला। वन ऑफ यू इज नॉट हु यू से यू आर। वन ऑफ यू इज नॉट हु यू से यू आर। क्या मतलब? अचानक जंगल से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। मैं जम गया। प्लांचेट अपने आप चलने लगा। दैट इज नॉट केविन, दैट इज नॉट केविन। ही इज कमिंग बैक फॉर यू, ही इज कमिंग बैक फॉर यू। रन, रन। और मैं भागा। मेरे शहर का ये हिस्सा हमेशा से भूतिया माना जाता था। अब मुझे पता है, उस रात हम बस एक खेल खेलने गए थे, लेकिन जो हमने वहां अनुभव किया वो कोई खेल नहीं था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अंधेरे को ढूंढ रहे हैं, पर सच ये है, अंधेरा हमें ढूंढ लेता है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजता है। अगर वो केविन नहीं था तो वो कौन था? और सबसे डरावनी बात, क्या वो अब भी कहीं आसपास है, इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप भागते या सच जानने के लिए रुकते? और याद रखिए, हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब आपको ढूंढ लेते हैं। मिलते हैं अगली और भी डरावनी कहानी में। ये कहानी मेरे बारे में है। सब कुछ बहुत पहले से शुरू होता है। जितना मेरी फैमिली ट्री पीछे तक जाती है, उतना पता चलता है कि मेरी माँ की तरफ के परिवार में किसी न किसी तरह से आत्माओं से जुड़ने की शक्ति रही है। किसी में ये शक्ति कम होती है, किसी में ज्यादा। मेरे अंदर ये काफी ज्यादा है। मतलब मैं उन्हें देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। महसूस करने वाली बात मैं आगे बताऊंगा। जब मैं छोटा था, तब करीब 6 या 7 आत्माएं हमेशा मेरे आसपास रहती थीं। वो भी मेरे परिवार का ही हिस्सा थीं। शायद उनके पास भी ये शक्ति थी, इसलिए वो समझ जाती थीं कि मैं भी उन्हीं जैसा हूं। शुरुआत में मैं उनसे डर जाता था। मैं जिस कमरे में 8 साल की उम्र तक सोता था, उसी कमरे में मेरे ग्रेट अंकल या शायद कोई और रिश्तेदार की मौत हुई थी। वो कमरा हमेशा बहुत शांत रहता था, और वही खामोशी मुझे सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि मुझे हमेशा अज्ञात से डर लगता था। उनकी आत्मा मेरे सपनों में आती थी। वो मेरे क्लोजेट में छिप जाते थे, और जब बाहर निकलकर मुझे देखते, अगर मैं डर जाता तो वो मुझे डरावने सपने दिखाते। और अचानक मैं गहरी नींद में चला जाता और वो डरावने सपने शुरू हो जाते। लेकिन वो बुरे नहीं थे। असल में वो मुझे सिखा रहे थे कि उनसे कैसे संपर्क करना है। अगर मैं उनसे कहता, हाय आप कैसे हैं, तो वो बाहर आते, मुझे शांत करते, बताते कि वो ठीक हैं, और मुझसे माफी भी मांगते कि उन्होंने मुझे डराया। जब मेरी माँ ने ये सब सुना तो उन्होंने मुझे इस शक्ति के बारे में सब कुछ बताया। उन्हें पता था कि हमारे परिवार में किसके पास ये शक्ति है और किसके पास नहीं। फिर एक दिन हमारे घर में इलेक्ट्रिकल आग लग गई और हमें अपनी नानी के घर शिफ्ट होना पड़ा। उनका और नाना का घर काफी बड़ा था, 3 मंजिला। असल में 2 मंजिल का था, लेकिन नाना ज्यादातर समय अपने बेसमेंट ऑफिस में रहते थे, जहां वो लगातार टीवी देखते रहते थे। कुछ समय बाद मैंने एनी को देखा।
वो एक जवान लड़की या औरत थी जिसने सफेद राजकुमारी जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो सिर्फ आईने में दिखाई देती थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने ये बात डिनर के समय अपनी माँ और नानी को बताई। पूरा टेबल अचानक चुप हो गया। मैंने बस इतना कहा था कि एक लाल या भूरे बालों वाली औरत है जो ड्रेस पहनती है और आईने में दिखती है। ये सुनते ही मेरे नाना हैरान रह गए। नानी ने धीरे से मेरी माँ से कहा, इसे भी ये शक्ति है। मेरी माँ ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, क्योंकि वो जानती थीं कि नाना अपनी दिवंगत एक्स वाइफ के बारे में बात करने में थोड़ा भावुक हो जाते हैं। उसके बाद नानी मुझे अपने कमरे में ले गईं और मुझे समझाया कि मुझे एनी के बारे में कब और किससे बात करनी चाहिए। वैसे अगर आपको अब तक समझ ना आया हो, तो एनी मेरे नाना की एक्स वाइफ की आत्मा थी। एनी के साथ ज्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मैंने एक अजीब सा नजारा देखा। एक भारतीय आदमी जैसा कोई था, उसके साथ दो छोटे छोटे लड़के थे। वो सब बस शांत खड़े थे और मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन आप लोग यहाँ असली डरावनी कहानी के लिए आए हैं, तो ये है मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्ची घटना। मैं अपने घर में इकलौता लड़का हूँ। मेरी कई बहनें हैं। एक रात हम सब मेरे कमरे में बैठकर फ्रेंड्स देख रहे थे और देखते देखते सब सो गए। टीवी का रिमोट मेरे पास वाली टेबल पर रखा था। ये बात आगे काम आएगी। अचानक टीवी अपने आप झिलमिलाने लगा और मैं नींद से जाग गया। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा ही था कि अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये एक गहरी धड़कन जैसा एहसास था जो आपके पूरे शरीर में ठंड भर देता है। ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर मुझे वो एहसास अपने पीछे से आया, जैसे खिड़की के बाहर से, और तभी कुछ मेरे दिमाग के अंदर बोलने लगा। इतना जोर से कि मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था, बस कानों में घंटी बज रही थी। लेकिन फिर भी मैं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं डर के मारे रोने लगा। एक छोटा बच्चा और उसके दिमाग में कोई आत्मा चीख रही थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वो आत्माओं की भावनाएं महसूस कर सकती हैं। उन्होंने क्या झेला है वो सब। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, आज तक, क्योंकि इस बार मेरी शक्ति मुझ पर हावी हो रही थी। मैंने उस आत्मा का दर्द महसूस किया, उसका दुख, उसकी पीड़ा, वो भयानक चीजें जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में झेली थीं। उसकी जिंदगी में कभी रोशनी नहीं थी, उसने कभी प्यार नहीं किया और ना ही उसे कभी प्यार मिला। वो एक टूटी हुई बिखरी हुई परछाई थी जो कभी कुछ और हुआ करती थी। कभी उसके जीवन में भी उजाला था, लेकिन धीरे धीरे वो अंधेरे में डूब गई। लेकिन किसी वजह से उसने मुझ में कुछ देखा। उम्मीद, बचपन, वो सब जो उसके पास कभी नहीं था। उसने बिना एक शब्द बोले मुझे अपनी पूरी कहानी महसूस करवा दी। कोई तस्वीर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एहसास, जैसे वो मुझ पर काबू पा रहा हो। लेकिन शायद उसने मेरा डर देख लिया और कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी इंसानियत बची हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वो एक बच्चे को डरा रहा है और उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद भी मैं उसे देखता रहा। मुझे लगता है मैंने उसके अंदर के अंधेरे को थोड़ा साफ कर दिया था। उसका चेहरा मुझे हमेशा डराता था, लेकिन वो हमेशा जैसे कहता था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी मेरी माँ और बहनें मुझे घूर रही थीं। मेरी माँ ने मुझे सुलाया और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। करीब 1 साल बाद हम वहां से शिफ्ट हो गए और जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं एक कब्रिस्तान के पास रहना ठीक समझूंगा, मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि अब मुझे पता था अपनी इस शक्ति को कैसे संभालना है और आत्माओं से कैसे बात करनी है। तो अगली बार जब आपको अंधेरे से डर लगे, उसे हेलो कहकर देखना। हो सकता है वो। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। डर अब भी है, लेकिन अब मैं उसे समझता हूं, क्योंकि हर अंधेरे में छिपी चीज बुरी नहीं होती। कुछ बस सुनी जाना चाहती हैं, महसूस किया जाना चाहती हैं। लेकिन याद रखना, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर दरवाजा खोलना सही नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी अंधेरा सिर्फ आपको देख नहीं रहा होता, वो आपका इंतजार कर रहा होता है। और जब वो आपको चुन ले,
तो भागना ही सबसे सही फैसला होता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप भागते या सच जानने के लिए रुकते? और याद रखिए, हर सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब आपको ढूंढ लेते हैं। मिलते हैं अगली और भी डरावनी कहानी।